हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2023 रिलीज्ड एक मिस्ट्री थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है द बॉय इन द वॉल्स। ये एक ट्रू स्टोरी है। तो इस फिल्म का प्लॉट डिस्कस करने के बाद हम उस रियल स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक कपल क्रिस और अलीसा को दिखाते हुए, जिन्होंने बस अभी अभी अपना ड्रीम हाउस खरीदा था। उनके लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था वो। भले ही घर ऑलमोस्ट 100 साल पुराना था, लेकिन घर की फाउंडेशन अभी भी मजबूत थी और स्पेस तो इतना ज्यादा था कि और 4 लोग भी आराम से रह सकते थे। उनके बजट में इससे बढ़िया और कुछ पॉसिबल नहीं था। इनफैक्ट वो लोग तो घर के प्रेजेंट कंडीशन से भी काफी इम्प्रेस थे। उन्होंने जब सुना था इस घर की लास्ट ओनर एक ओल्ड लेडी थी जो यहाँ अकेली रहती थी, तो उन्हें लगा था घर शायद बहुत गंदा होगा, शायद इसीलिए उन्हें कम प्राइस में मिल रहा है। बट इन रियलिटी घर एकदम परफेक्ट कंडीशन में था, वॉल से लेकर फ्लोर बोर्ड्स तक। न जाने उस उम्र में भी वो लेडी कैसे मेंटेन कर पाती थी इतने बड़े घर को। ओवरऑल क्रिस और अलीसा दोनों को ये जगह बहुत पसंद आई थी, लेकिन उनके बच्चे माया और थियो को उतना कुछ खास नहीं लगा था। थियो तो फिर भी बच्चा था। घर के पीछे इतना बड़ा बैकयार्ड देखकर मन बहल गया था उसका। लेकिन माया, वो तो बहुत अपसेट हो चुकी थी। एक्चुअली वो हमेशा से एक सिटी गर्ल रही है। अभी अचानक टीनेज में आके अपने पुराने स्कूल, नेबरहुड और फ्रेंड्स को छोड़ छाड़ के ऐसे एक सुनसान जगह पर सेटल करना उसके लिए तो मुश्किल होगा ही ना। ऊपर से ग्रेजुअली हमें पता चलता है अलीसा एक्चुअल में उनके स्टेप मॉम है। उनकी रियल मॉम तो मर चुकी है। भले ही अलीसा हमेशा उन्हें अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करती थी, लेकिन माया उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। हमेशा किसी न किसी बात पे झगड़ती रहती थी उससे। जैसे इस घर में आते वक्त उसने अपने माँ के सारे चीजें भी अपने साथ लेकर आई थी। उनमें से एक डॉल भी था, उसे तो वो अपने कमरे में रख देती है, मगर बाकी जो सामान पड़े हुए थे अलीसा बेसमेंट में रखने के लिए कहती है उन्हें। इसमें उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था, वो तो बस एक्स्ट्रा चीजों को उनके डेजिग्नेटेड प्लेस में रख रही थी। लेकिन माया को लगता है वो उनके माँ की यादों को मिटाने की कोशिश कर रही है, जिससे वो बहुत नाराज हो जाती है। काफी उल्टा सीधा बोल देती है उसे। अब क्रिस से शादी करने से पहले ही अलीसा को पता था कि उसे यह सब झेलना होगा, इसीलिए वो माया की बातों पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि उसे बुरा नहीं लगेगा। हर दिन ऐसे गलत फहमी का शिकार होना किसे पसंद होगा। ऊपर से वो अपने बेबी के लिए भी ट्राई कर रही थी, मगर पता नहीं क्यों वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। उसके ब्लड रिपोर्ट्स परफेक्टली नॉर्मल थे, वो रेगुलरली हार्मोनल इंजेक्शंस भी ले रही थी, फिर भी एक्चुअली एक चीज थी जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, और वो था स्ट्रेस। क्रिस से शादी करने के बाद से तो उसका स्ट्रेस लेवल दुगना हो चुका था। अचानक से वो 2 टीनेजर बच्चों की माँ जो बन चुकी थी। स्टिल वो कोशिश कर रही थी सिंगल हैंडली सब कुछ मैनेज करने की, सबका दिल जीतने की और साथ ही साथ अपना ख्याल रखने की भी। लेकिन इसी बीच कुछ अजीबोगरीब हादसे होने लगते हैं उस घर में। जैसे एक दिन जब माया अपने एक दोस्त को वीडियो कॉल पर अपने कमरे का टूर दे रही थी, तो उसे अपने क्लोजेट से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जैसे उसके अंदर कोई चल रहा हो। अब उसी वक्त वहां थियो आकर हाजिर हो जाता है, तो माया को लगता है उसने जरूर थियो की फुटस्टेप सुनी होगी, लेकिन आवाज तो क्लोजेट के अंदर से आ रही थी ना। माया को भी वही लगता है, लेकिन जब वो नीचे जाती है तो अलीसा से फिर एक बात पे उसका झगड़ा हो जाता है। उसे लगता है अलीसा उसके कपड़ों पर सवाल उठा रही है, उसे बॉडी शेम करने की कोशिश कर रही है तो वो उसका प्रोटेस्ट करने में बिजी हो जाती है और क्लोजेट वाली बात भूल ही जाती है। ऑल्सो उसे पता नहीं चलता उस क्लोजेट से सिर्फ आवाजें नहीं आ रही थी, बल्कि उसके अंदर से कोई झांक कर उसे देख भी रहा था, मे बी किसी हिडन सेक्शन से। बट ऑन द सेम डे जब अलीसा वॉक पर निकलती है तो उसे अपने आसपास किसी का प्रेजेंस फील होता है। सूखे पत्तों पर किसी का दबे पांव चलने से जैसी आवाज होती है, वैसी आवाज सुनाई देने लगती है उसे, जबकि आसपास तो कोई नहीं था। ऑनेस्टली ऐसे सुनसान जगह पर ऐसी आवाजें उसे काफी क्रीपी फील हो रहा था। लेकिन ठीक उसी वक्त उसकी बेस्ट फ्रेंड शे कॉल करती है तो उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। मगर इन आवाजों का सिलसिला बंद नहीं होता। उसी रात अपने घर के वॉशरूम में भी अलीसा को फिर से एक थर्डिंग साउंड सुनाई देती है, जैसे कहीं कोई बहुत भारी कुछ मूव कर रहा हो। लेकिन आवाज दीवार के उस पार से आ रही थी। दीवार के उस पार तो दूसरा कमरा था जहां सब नॉर्मल था। अब पुराने घर में आवाजें गूंजने का एक अलग ही तरीका होता है, इसीलिए अलीसा ज्यादा नहीं सोचती, मगर साथ में वो ये भी नोटिस नहीं करती कि दीवार के एक होल से कोई उसे देख रहा है। इस सब के अलावा भी उसी रात कुछ और भी होता है, समथिंग सीरियस, जिससे अलीशा और बच्चों के बीच एक काफी गंदा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है।
एक्चुअली उस रात जब माया डस्टबिन खोलती है तो उसे वहाँ उसके माँ का डॉल मिलता है। किसी ने उसे फेंक दिया था। ऐसे में उसका शक डायरेक्टली अलीशा पर जा पहुंचता है, क्योंकि उसे पहले से ही लगता था अलीशा उसके माँ की जगह लेने की कोशिश कर रही है। ऐसे में वो उनकी चीजों को फेंकेगी, यही तो नॉर्मल है ना। गुस्से में पागल होकर माया उसी वक्त उसके कमरे में चली जाती है और उसे कन्फ्रंट करती है। लेकिन असल में तो अलीशा ने कुछ भी नहीं किया था, और वो ऐसा करेगी ही क्यों। नेचुरली ऐसे एलिगेशन से काफी अपसेट हो जाती है वो, मगर वो नोटिस नहीं करती कि इस वक्त भी कोई छुप कर उस पर नजर रख रहा है, वो भी उसके दीवार के प्लग पॉइंट के अंदर से। इस सब से अनजान अलीशा अपने ड्रीम होम को सजाने में बिजी थी। उसी दिन क्रिस को भी कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था, तो उसके निकल जाते ही अलीशा अपने किचन को रेनोवेट करने लग जाती है। मगर उसके लिए उसे जो हार्डवेयर की जरूरत थी वो क्रिस ने बेसमेंट में रखा था, जिसे लाने अलीशा को भी वहां जाना ही पड़ता है। नीचे फॉर्चुनेटली एक लाइट काम कर रहा था, जिस रोशनी में अलीशा को वहां पर एक ट्रंक नजर आता है, जिसके अंदर एक फोटो फ्रेम और कुछ पुराने नाइट गाउन्स थे किसी लेडी के। अलीशा जब उन्हें देख ही रही थी तो अचानक उसे ऊपर किसी का फुटस्टेप सुनाई देता है, जो सीढ़ियों से तेजी से नीचे आ रहा था। लेकिन ये कोई और नहीं, थियो था, जो सीढ़ियों से उतरते वक्त गिर गया था। बेचारे को बहुत चोट भी लगी थी, तो अलीशा जल्दी से उसका फर्स्ट एड करने भागती है। मगर इस बार भी वो ख्याल नहीं करती, उसके जाते ही कोई बेसमेंट का लाइट ऑफ कर देता है। उधर ऊपर थियो को बैंडेड लगाने के बाद अलीशा उसे उसका फेवरेट आइसक्रीम देना चाहती थी, लेकिन वो फ्रिज में नहीं था। इनफैक्ट उसका बॉक्स भी गायब था। मजबूरन वो थियो को कुकीज लेने के लिए बोलती है, मगर वो भी खत्म हो चुका था। इट वॉज क्वाइट स्ट्रेंज, क्योंकि अलीशा ने खुद ही बस 2 दिन पहले ही शॉपिंग किया था, तो वो इतनी जल्दी खत्म कैसे हो सकती है। अलीशा जब यही सोच रही थी, ठीक तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है। ये ईथन था, माया का न्यू बॉयफ्रेंड। काफी ओवर स्मार्ट किस्म का बंदा था वो। सीधे सवाल का कोई सीधा जवाब ही नहीं दे रहा था, उल्टा अलीशा से एक काफी अजीब बात पूछता है। वो कहता है इस घर को लेकर गांव में बहुत सारे रूमर्स फैली हुई है, उन लोगों ने क्या सोचकर ये घर खरीद लिया, नींद आती है उन्हें यहाँ पर। अब अलीशा समझ नहीं पाती इस घर में ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें नींद नहीं आएगी। मौत तो हर घर में होती है ना। ईथन और कुछ नहीं कहता। तब तक माँ भी वहां आ चुकी थी, तो वो दोनों निकल जाते हैं। मगर अलीशा के दिमाग से ईथन की बात नहीं निकलती। नेक्स्ट मॉर्निंग वो नोटिस करती है माया काफी पेल दिख रही है, उसे बुखार है। इधर क्रिस भी नहीं था घर में, तो अलीशा ही उसका टेक केयर करती है। मगर रात में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। ऐसे में जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपने सामने कोई दिखता है। ठीक इसके बाद ही अचानक उसकी चीख सुनाई देती है अलीशा को, और वो भागकर वहां जा पहुंचती है। मगर दरवाजा अंदर से बंद था, तो अलीशा को काफी दिक्कत आती है लॉक को तोड़ने में। और तब तक कंटिन्यूअसली बाहर से उसे माया के हाथ पैर मारने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से लड़ रही है। लेकिन जब अलीशा अंदर जाती है तब माया बेहोश पड़ी थी। अलीशा के पूछने पर वो बताती है उसकी माँ आई थी उससे मिलने, मगर ये तो पॉसिबल नहीं था ना। तो अलीशा को लगता है जरूर वो कोई सपना देख रही होगी, या फिर हाई फीवर ऊपर से कफ मेडिसिन, इस सब के वजह से हेलुसिनेट कर रही होगी। मगर इसे सुनाई नहीं देती। माया के बेड के नीचे कोई सांस ले रहा है, कोई छुपा है वहां। बस एक टूटा हुआ पेंडेंट मिलता है अलीशा को, जो उसे लगता है शायद माया का होगा। मे बी ईथन ने उसे गिफ्ट किया होगा। लेकिन जब नेक्स्ट मॉर्निंग अलीशा उससे पूछती है तो वो ना कहती है। इनफैक्ट वो तो इस पेंडेंट को पहचानती भी नहीं थी। तो फिर ये उसके रूम में आया कहां से? इसे लेकर अलीशा के मन में हजारों सवाल पैदा होने लगे थे, साथ में शक भी। न जाने कि उसे बार बार ईथन की कही हुई बातें याद आ रही थी। तो वो ऑनलाइन इस घर के बारे में सर्च करती है, मगर जवाब में उसे जो पता चलता है वो एक्जैक्टली पीसफुल नहीं था। उसे पता चलता है इस घर के लास्ट ओनर कोई ओल्ड लेडी नहीं थी, बल्कि कपल थे जो अपने बेटे के साथ यहाँ रहते थे। मेनली माँ ही बेटे का ख्याल रखती थी और घर को भी संभालती थी, क्योंकि उसके डैड तो कभी घर में रहते ही नहीं थे। आसपास के नेबर्स भी बहुत पसंद करते थे उस लेडी को। वो बहुत ही काइंड हार्टेड थी और वेल बिहेव्ड भी। लेकिन फिर एक दिन उसने अचानक ही सुसाइड कर ली, वो भी इसी घर में। मतलब क्रिस और अलीशा से झूठ कहा गया था। इस घर में कोई नेचुरल डेथ हुआ ही नहीं था, वो एक सुसाइड थी। अब ये डेफिनेटली कोई खुश होने वाली बात तो थी नहीं जिससे अलीशा रिलैक्स हो जाए, मगर वो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाती क्योंकि क्रिस घर में नहीं था और बच्चों की जिम्मेदारी उस पर थी। ऊपर से उसी दिन कुछ ऐसा होता है जिससे वो सीरियसली टेंशन में पड़ जाती है।
उस दिन जब वो थियो को स्कूल से पिकअप करके और ग्रोसरी शॉपिंग कंप्लीट करके घर लौटती है तब तक शाम हो चुकी थी। उन्हें घर के बाहर से ही लाउड म्यूजिक सुनाई देने लगी थी, एज इफ किसी ने 5-6 स्पीकर्स पे अलग अलग टाइप की म्यूजिक चला दिया था। इनिशियली अलीसा को लगता है ये जरूर माया की शरारत होगी, तो वो जल्दी से जाकर उन्हें बंद कर देती है। फिर माया को ढूंढने लगती है उसे डांटने के लिए, मगर माया तो घर में थी ही नहीं। वो अलीसा के सामने ही घर में एंटर करती है, तो फिर म्यूजिक किसने ऑन किया? अलीसा इस बारे में बच्चों से शेयर नहीं करती क्योंकि वो फालतू में उन्हें डराना नहीं चाहती थी, लेकिन वो खुद अंदर ही अंदर काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी। क्या उनका घर हॉन्टेड है? थैंकफुली उसी रात क्रिस घर लौट आता है तो अलीसा उसे सब कुछ इन डिटेल्स बताती है, साथ में उसे जो पता चला था वो भी। मगर क्रिस इन बातों पर इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता, उसे तो ये माया का ही कोई प्रैंक लग रहा था। वो अलीसा को भी ज्यादा सोचने से मना करता है, लेकिन अलीसा चीजों को इतना कैजुअली नहीं ले पा रही थी। उसे कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए था, समथिंग लॉजिकल। ऊपर से इस महीने भी उसका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया था, तो सब कुछ मिलाकर काफी डिस्टर्ब्ड थी वो। ऐसे में उसका मूड ठीक करने उसके घर आती है उसकी बेस्ट फ्रेंड शे, और पूरा दिन काफी सारे इधर उधर के बातों के बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग ब्लडी मैरी गेम खेलेंगे जस्ट फॉर फन। रूल बहुत ही सिंपल था, उन्हें किसी वॉशरूम में जाकर लाइट ऑफ करके कैंडल जलाना है और फिर मिरर के सामने खड़े ब्लडी मैरी को पुकारना है। अब उन दोनों को ही पता था इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी रात के 12 बजे ऐसे उटपटांग काम करते हुए थोड़ा डर तो लगेगा ही ना, अलीसा को भी लगता है। ऊपर से कुछ समय बाद अचानक ही उसका कैंडल बुझ जाता है अपने आप ही, और साथ में उसे सुनाई देती है कुछ विस्परिंग्स, वो भी किसी फीमेल वॉइस की। डर से तो उसकी हालत खराब हो जाती है। उधर जब वो बाहर निकलने जाती है तो पता चलता है दरवाजा लॉक्ड है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, फाइनली दरवाजा खोलती है माया। वो विस्परिंग्स उसी की थी और अलीसा की मजाक भी बनाती है वो। अलीसा तब तो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके दोस्त के सामने माया का ऐसा बर्ताव उसे पसंद नहीं आया था। उसका मूड ऑफ हो गया था। ऊपर से नेक्स्ट मॉर्निंग उसे अपना लैपटॉप भी नहीं मिल रहा था। फाइनली जब वो मिलता है तो उसे ऑन करके एक और झटका लगता है अलीसा को। वहाँ किसी ने उसके लिए एक वेबसाइट ओपन करके रखा था जिस पर लिखा था प्रेगनेंसी में ड्रिंक करने से क्या क्या हो सकता है। अब ये पेज डेफिनेटली अलीसा ने तो सर्च नहीं किया था, थियो को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो बाकी थी तो बस माया। तो क्या वो इस हद तक गिर चुकी है कि वो अलीसा के प्रेगनेंसी को लेकर भी मजाक कर रही है? अचानक ही काफी गुस्सा आ जाता है अलीसा को और वो डिसाइड कर लेती है कि वो आज इस बारे में माया को कन्फ्रंट जरूर करेगी। उसे भी तो उसका लिमिटेशन सीखना होगा। मगर माया के सामने जाकर और कुछ बोल नहीं पाती अलीसा, क्योंकि माया खुद वहां अपनी कंप्लेन लेकर बैठी थी। किसी ने उसके डॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसे फिर से लगा था ये अलीसा का ही काम होगा, तो वो फिर से एक बार उस पर चिल्लाने लग जाती है। ठीक तभी क्रिस भी घर लौट आता है और डॉल की हालत देखकर वो भी अपसेट हो जाता है, लेकिन वो भी समझ नहीं पाता आखिर ये सब कर कौन रहा है। हालत ऐसी हो चुकी थी कि अलीसा को लगने लगा था कि शायद माया खुद से ही ये सब कर रही है ताकि दोष वो अलीसा पर डाल सके और इसे लेकर ही उनके बीच झगड़ा हो सके। मे बी उसे यहाँ अलीसा के साथ रहना पसंद नहीं था, इसीलिए वो ये सब कर रही थी। लेकिन क्रिस ये बात मान नहीं पाता। जो भी हो, माया अपने माँ के फेवरेट डॉल के साथ ऐसा नहीं कर सकती। ही नोज हर। तो फिर कौन? अलीसा को इसी का जवाब चाहिए था जो क्रिस के पास नहीं था, तो इसे लेकर दोनों में मनमुटाव शुरू हो जाता है। दोनों में डिफरेंसेस पैदा होने लगते हैं। लेकिन क्रिस जानता था स्ट्रेस अलीसा के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, तो वो जल्दी से उसे मना भी लेता है। लेकिन घर में कोई और भी था जिसे ये बात पसंद नहीं आती। हम उसे प्लग पॉइंट के अंदर से झांकते हुए देखते हैं और समझ पाते हैं वही इन प्रॉब्लम्स की जड़ है। दीवार के अंदर छुपकर वही तो कर रहा है ये सब। मगर क्यों? इस सवाल का जवाब मिलना तब भी बाकी था। इधर अगले दिन अलीसा नोटिस करती है उनके घर से वाटर बॉटल्स गायब हो रहे हैं। वो क्रिस को बताती है और क्रिस थियो से कहता है स्कूल में चेक करने के लिए, मगर वो श्योर था उसने कोई बॉटल गुम नहीं किया। दूसरी तरफ उसी दिन फिर से क्रिस को काम पर निकलना था, तो वो चला जाता है और इधर सारी जिम्मेदारी फिर से अलीसा पर आ जाती है। मगर ये घर उसे चैन से जीने देता अपना। वो कहीं भी जाए अपने साथ हमेशा किसी का प्रेजेंस फील कर पा रही थी। वो कुछ आवाजें हमेशा उसे हॉन्ट कर रहे थे जिसका सोर्स उसे पता नहीं चल रहा था। ऐसे कैसे शांति से रह पाएगी वो? ऊपर से उसी दिन जब वो घर लौटती है तो उसे कहीं फिर से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। ध्यान से सुनने पर उसे पता चलता है ये तो बेसमेंट से आ रही है। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी अलीसा को।
फिर भी वो जाती है क्योंकि उसे जानना था इस सब का मतलब क्या है। मगर नीचे जाकर उसे पता चलता है यहाँ तो माया है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। कोई और समय होता तो शायद अलीसा इतना रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि माया कुछ गलत नहीं कर रही थी, बस कुछ ओल्ड नाइट गाउन्स को पहनकर कुछ स्टूपिड सी फोटोशूट कर रही थी वो। मगर अलीसा ऑलरेडी इतनी इरिटेटेड हो चुकी थी कि वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती। उस दिन काफी ऊंची आवाज में डांट देती है वो दोनों को, लेकिन इससे उसका प्रॉब्लम तो कम नहीं होता ना। क्रिस तो उसकी बात मानने से रहा तो अलीसा शे से ही अपनी मन की बात शेयर करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे भूतों से डर नहीं लगता, लेकिन यहाँ कुछ और है, समथिंग अलाइव। अब उसकी फीलिंग्स कितने एक्यूरेट है वो तो सिर्फ हम व्यूअर्स को ही पता चल रहा था, क्योंकि सिर्फ हम ही उस शख्स को देख पा रहे थे जो 24/7 अलीसा पर नजर रख रहा था, साए की तरह हर जगह पीछा कर रहा था उसका। मगर किसी और को तो इस बात की भनक तक नहीं थी। उधर शे को भी ये लगने लगा था कि अलीसा को जरूर एक्सेसिव स्ट्रेस के कारण साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे। उसे नींद नहीं आ रही है, ऊपर से इतने सारे मेडिकेशंस भी चल रही है, इसका कुछ तो असर होगा ना। मे बी वो कुछ चीजों को इमेजिन कर रही है। शे उसे किसी थेरेपिस्ट से कंसल्ट करने के लिए कहती है, जो ऑफ कोर्स अलीसा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। कोई उसका एक्चुअल प्रॉब्लम पकड़ ही नहीं पा रहा था। सबको लग रहा था प्रॉब्लम उसके दिमाग में है, जबकि असली प्रॉब्लम तो उसके घर में छुपा था। इवन अभी भी एयर डक्ट के अंदर से नजर रख रहा था वो अलीसा पर। नेक्स्ट मॉर्निंग एक और कांड होता है। जब अलीसा कुछ काम से बाहर जा रही थी तो वो रोड साइड जंगल के अंदर किसी को गाड़ी के साथ साथ भागते हुए देखती है, जो उसके गाड़ी के रोकते ही किसी पेड़ के पीछे छुप जाता है। वैसे तो सिचुएशन काफी क्रीपी था, लेकिन अलीसा को डर से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था। उसे इसका अंत देखना था, तो वो सिंपली एक क्रोबार निकालती है और घुस जाती है जंगल के अंदर। मगर बहुत देर तक ढूंढ के भी उसे वहां कोई नहीं मिलता। उल्टा मिलते हैं कुछ सामान के खाली पैकेजेस, जिसे ध्यान से देखने पर अलीसा समझ पाती है ये तो वही मिसिंग चीजें हैं जो लास्ट कुछ दिनों से उसके घर से गायब हो रहे थे। ये डेफिनेटली किसी भूत का काम तो नहीं था, कोई डेलिबरेटली चुरा रहा था उन्हें। अपने इस बात का सबूत भी उसे वहीं पर मिल जाता है जब उसे उन सामान के पास कुछ फुटप्रिंट्स भी दिखाई देते हैं, वो भी किसी इंसान के। अलीसा श्योर नहीं थी उसे इसका मतलब क्या समझना चाहिए, मगर वो इतना जानती थी कि ये सब उसका वहम नहीं है। तो वो घर जाती है और अगले दिन क्रिस के लौटने के इंतजार करने लगती है। लेकिन इससे पहले भी बहुत कुछ हो जाता है। उसी रात अलीसा को घर में किसी के फुटस्टेप सुनाई देती है, मगर जब वो दबे पाँव उस आवाज का पीछा करती है उसे पता चलता है ये तो थियो है। बेचारा फिर से स्लीप वॉकिंग करने लगा था। अलीसा जब उसे जगाती है तो वो कहता है उसने बहुत ही बुरा सपना देखा, एक आदमी को देखा। लेकिन जैसे ही अलीसा उसे वहां से लेकर निकल जाती है, हम फ्रिज के पीछे अंधेरे से एक लड़के को निकलते हुए देखते हैं। यही वो शख्स था जो इतने दिनों से इस परिवार पर छुपके से नजर रख रहा था। दिन के समय दीवार के पीछे से और रात होते ही घर के अंदर घुस जाता था वो। तो क्या थियो को भी उसी ने यहाँ लेकर आया था जिसे थियो सपना कह रहा है? इसका जवाब तो सिर्फ हम गैस ही कर पा रहे थे, लेकिन जो श्योरली पता चल रहा था वो ये था कि ये लड़का सिर्फ घर में नहीं बल्कि बाहर भी अलीसा का पीछा करता है, क्योंकि इसे हमने इससे पहले भी एक कैफे में देखा था जहां अलीसा गई थी। उधर अगले दिन एक और कांड होता है। अलीसा हर महीने की तरह इस महीने भी प्रेगनेंसी टेस्ट ले रही थी, लेकिन रिजल्ट शो करने में काफी टाइम ले रहा था। ऐसे में उसे माया बुलाती है तो वो नीचे चली जाती है उस किट को वॉशरूम में छोड़कर। लेकिन जब वो वापस आती है उसे वो किट कहीं नहीं मिलता। उसे लगता है जरूर मिस्टेकनली उसने कहीं और रख दिया होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। इन रियलिटी उसके नीचे जाने के बाद वो लड़का आया था यहाँ पर जो उस किट को अपने साथ लेकर गया, साथ में बाकी अनयूज्ड किट्स भी। अब उसने ऐसा क्यों किया वो तो हमें नहीं पता, लेकिन उसके बॉडी लैंग्वेज से वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। उधर उसी रात क्रिस लौट आता है तो अलीसा सब कुछ उसे बताकर रिक्वेस्ट करती है उसके साथ एक बार जंगल में जाने के लिए। पहले तो क्रिस राजी नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी काफी रात हो चुकी थी और उसे अभी भी लग रहा था ये सब बच्चों की शरारत है। लेकिन फाइनली अलीसा के खातिर उसे जाना ही पड़ता है। और जाकर क्या देखता है वो? कुछ भी नहीं। वहाँ ना कोई सामान पड़ा था, ना कोई फुटप्रिंट्स थे। किसी ने बहुत ही चालाकी से गायब कर दिया था सब कुछ। अब यह किसने किया था वो शायद हम जानते थे, लेकिन क्रिस नहीं। अलीसा उसे बार बार कहती है इस घर में कुछ प्रॉब्लम है, उसे यहाँ नहीं रहना, क्या वो ये घर बेच नहीं सकते? लेकिन क्रिस उसकी एक नहीं सुनता। उल्टा अभी तो वो उसे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने की बात करता है। और वैसे भी अगले हफ्ते उसके फील्ड ट्रिप्स खत्म हो रहे हैं तो वो खुद भी घर में ही रहेगा।
तो होपफुली अलीसा और लोनली फील नहीं करेगी। एक्चुअली उसे लग रहा था ये सब अलीसा के दिमागी उपज है। वो सच को देखने की कोशिश भी नहीं करता, ना उसे दिखाई देता है अभी भी कोई है जो पेड़ के पीछे छुपकर उनकी बातें सुन रहा है। अलीसा और जिद नहीं करती, मगर अगले दिन क्रिस का निकल जाते ही सब कुछ तेजी से बिगड़ने लगती है। माया को अपने कमरे में एक डेड रैट मिलता है। किसी ने उसका पेट काट के ओपन कर रखा था, वो भी माया के बिस्तर के ऊपर। अब अलीसा भली भांति जानती थी यह काम एटलीस्ट इस घर के तो किसी इंसान का नहीं हो सकता, तो उसका शक जाता है ईथन पर। वो ऑलरेडी काफी क्रीपी दिखता है, तो वो माया से पूछती है क्या ये काम ईथन कर सकता है। जवाब में माया ना कहती है, वो भी काफी कॉन्फिडेंस के साथ। तो फिर कौन? फॉर्चुनेटली इस पर माया और अलीसा पर शक नहीं करती, उल्टा वो उससे पूछती है घर में ये सब क्या हो रहा है। उसे रात भर अजीब अजीब से आवाजें सुनाई देती है। कभी कभी लगता है उसके कमरे में कोई है, और अभी ये चीज। साथ में माया ये भी एक्सेप्ट कर लेती है कि उसे पता है अलीसा ने उसका डॉल खराब नहीं किया, ये किसी और का काम है। अब ये अगर उसने पहले कह दिया होता तो शायद अलीसा क्रिस से और ज्यादा कॉन्फिडेंटली बात कर पाती। शायद क्रिस उसे डिल्यूशनल नहीं समझता, मे बी बात को मोर सीरियसली लेता वो। लेकिन जो होना था वो हो चुका था। अलीसा को लगता है अभी बस एक रात बाकी है, उसके बाद ही क्रिस आ जाएगा और वो उससे ये घर छोड़ने की बात कर पाएगी। तो फॉर नाउ वो बच्चों को अपने कमरे में सुलाने की डिसाइड करती है और वो खुद वहीं पर बैठे उन पर नजर रखने लगती है। मगर देर रात अचानक ही कमरे में अंधेरा छा जाता है और हम किसी को देखते हैं दबे पांव घर में एंटर करते हुए। वो माया और अलीसा से उनका फोन छीन लेता है और ठीक इसी पॉइंट पे नींद टूट जाती है अलीसा की। वो एक साई को देखती है कमरे से बाहर जाते हुए, तो वो भी उसका पीछा करती है और इवेंचुअली जा पहुंचती है माया के कमरे में, जहाँ बाकी सब तो बिल्कुल नॉर्मल था, बस क्लोसेट का दरवाजा खुला हुआ था। और अलीसा जब उसके अंदर चेक करती है तो उसे लगता है एक बहुत बड़ा झटका। उसे वहाँ उस क्लोसेट में एक लूज सेक्शन मिलता है जो असल में दीवार के पीछे एक हिडन पैसेजवे का एंट्रेंस था। भले ही ये पैसेज बहुत ही नैरो था, लेकिन पूरे घर को कवर कर रहा था। अलीसा को इसके दीवार पे जगह जगह होल्स भी नजर आते हैं, जिसमें से कहीं उनका लिविंग रूम दिख रहा था तो कहीं वॉशरूम। उसे वो प्लग पॉइंट्स और एयर डक्ट्स भी मिलता है जिससे उनका बेडरूम भी दिख रहा था। अलीसा को समझने में देर नहीं लगती ये फ्रॉगिंग का मामला है। वो और थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसे एक लैडर मिलता है जिससे वो नीचे बेसमेंट के एक हिडन सेक्शन में जा पहुंचती है और वहां मौजूद चीजों से क्लियरली पता चल रहा था कि वहां कोई रहता है। वहाँ एक बेड था, कुछ रैंडम चीजें थे और वो ओल्ड नाइट गाउन भी था। अलीसा को वहाँ एक और ट्रैप डोर जैसा कुछ दिखता है तो वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो निकलती है एक लड़का उस पर हमला कर देता है। उसे डराकर धमकाकर फिर से उसी कमरे में ले आता है वो, और फिर बांध देता है एक रस्सी से। अलीसा चिल्लाकर माया को वार्न करने की कोशिश तो करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यहाँ हमें पता चलता है इस लड़के का नाम जोसेफ है और वो ही असल में इस घर का लास्ट ओनर है। अलीसा ने ऑनलाइन जिस लेडी के सुसाइड के बारे में पढ़ा था उन्हीं का बेटा है जोसेफ। उसकी माँ मेंटली डिस्टर्ब्ड थी, उसके पापा भी उन्हें छोड़कर जा चुके थे, तो बेचारा बचपन से ही बहुत अकेला था। ऊपर से उसकी माँ बहुत अब्यूसिव भी थी। डिप्रेशन में वो खुद को तो हर्ट करती ही थी, साथ में जोसेफ को भी। घर से बाहर जाने भी नहीं देती थी उसे। तो जोसेफ का और कोई दोस्त भी नहीं था दुनिया में, बस इस घर को और अपने माँ को ही जानता था। वो भी उस पर टॉर्चर करती थी। अब ऐसे एनवायरनमेंट में कोई ज्यादा दिन नॉर्मल कैसे रह सकता है? जोसेफ के साथ भी वही हुआ। उसका मेंटल स्टेट बिगड़ने लगा और जिस दिन उसके माँ ने सुसाइड किया पुलिस को लगा जरूर जोसेफ ने ही उनका खून किया होगा। उसे साइकियाट्रिक वार्ड में डाल दिया गया, जहाँ सालों तक कैद रहते रहते उल्टा उसकी सिचुएशन और बिगड़ गई। फिर जब वो भाग निकला तो उसके छुपने के लिए इस घर से बढ़िया जगह और क्या हो सकती थी। इस घर का हर कोना पहचानता था वो, इस हिडन सेक्शन के बारे में भी। वैसे भी यह घर काफी स्पेशियस था तो किसी को शक भी नहीं हुआ। वो छुपकर ही घर का ख्याल रखने लगा, क्लीनिंग, डस्टिंग, सब कुछ एग्जैक्टली जैसे उसकी माँ किया करती थी। और फिर जब एक दिन अलीसा और क्रिस ने इस घर में शिफ्ट किया तो अलीसा को वो अपने माँ से एसोसिएट करने लगा, उसके प्रति सिंपैथाइज करने लगा, हमेशा नजर रखने लगा उस पर, क्योंकि उसके मुताबिक ध्यान रखना इसे ही कहता है। लेकिन जब उसने सुना कि अलीसा मूव आउट करना चाहती है तब वो नाराज हो गया। वो अलीसा को जाने देना नहीं चाहती थी, तो उसने प्लान बनाया कि वो क्रिस और थियो को घर से निकाल देगा। इसीलिए उनके बीच तरह तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने लगा। मगर माया को वो जाने देना नहीं चाहता था, उसे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था जोसेफ।
एक्चुअली वो जिस तरीके से अलीसा से बात करती थी, उस पर चिल्लाती थी, उससे जोसेफ को बहुत गुस्सा आता था। ऊपर से एमी ने उसके माँ का पेंडेंट भी तोड़ दिया था और फिर उनका नाइट गाउन पहनकर वो उनका मजाक भी बनाती थी। ये सब वो कैसे मान ले? तो उसने डिसाइड कर लिया था कि वो माया को जान से ही मार डालेगा। सिर्फ अलीसा और वो ही रहेगा इस घर में पहले की तरह। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अलीसा को पता चलता है जोसेफ अपना रास्ता साफ करने के लिए किसी और को भी मारने का प्लान बना रहा है, उसके अनबॉर्न बच्चे को। हाँ, अलीसा प्रेग्नेंट थी। फाइनली उसके प्रेयर सच हुए थे, लेकिन शायद टाइमिंग सही नहीं था। ये पागल तो उसे अबॉर्ट करने का प्लान बना रहा था, जिसके लिए जरूरी सारे इन्फॉर्मेशन उसने अलीसा के लैपटॉप से ही कलेक्ट किया था और उसके मुताबिक चीजें भी इकट्ठा कर लिया था उसने। इवन उसने तो प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया था। वो मरा हुआ चूहा, वो तो उसी के एक्सपेरिमेंट का नतीजा था। सब कुछ सुनकर अलीसा की तो डर से हालत खराब हो जाती है। अभी उसे खुद से ज्यादा अपने बच्चे की फिक्र होने लगी थी, लेकिन वो कुछ कर पाए इससे पहले जोसेफ उसे क्लोरोफिल से बेहोश कर देता है। फिर उसे अपने माँ का नाइट गाउन पहनाकर ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर करने लगता है। उधर घर में तब तक माया नींद से जाग चुकी थी। वो अलीसा को ढूंढ रही थी, लेकिन बदले में उसे चारों तरफ मडी फुटप्रिंट्स दिखते हैं जो डेफिनेटली अलीसा के तो नहीं थे। उसका सिक्स्थ सेंस बता देता है कुछ गड़बड़ है। तो वो सबसे पहले अपने डैड को कॉल करने की सोचती है, लेकिन उसे उसका फोन ही नहीं मिलता। तो वो लैंडलाइन से ट्राई करती है। फॉर्चुनेटली इससे रिंग तो होता है, लेकिन क्रिस का फोन स्विच ऑफ था। तो उसे वॉइसमेल भेजकर माया पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर तब तक जोसेफ ने लाइन काट दिया था, तो वो सक्सेसफुल नहीं होता। इधर माया और देर नहीं करती, वो जल्दी से थियो को घर से बाहर भेज देती है और खुद अलीसा को ढूंढने की डिसाइड करती है, मगर वो मौका ही उसे नहीं मिलता। उससे पहले जोसेफ उस पर हमला करके उसे खींचकर अपने डेन में ले जाता है। फॉर्चुनेटली तब तक अलीसा का सेंस लौट चुका था, तो वो एक बैट से मारकर जोसेफ को बेहोश कर देती है और माया को भागने का मौका बना देती है। लेकिन वो खुद भाग नहीं पाती, उससे पहले जोसेफ उसका पैर पकड़ लेता है। अलीसा बहुत मुश्किल से बच निकलती है उसके हाथ से। फिर बाहर निकलने के बाद वो सारे एंट्रांसेस ब्लॉक कर देती है, जिससे जोसेफ बाहर ना आ पाए। माया के क्लोजेट और बेसमेंट का दरवाजा दोनों ही अच्छे से सील कर देती है वो, मगर जोसेफ को रोक नहीं पाती। दीवार तोड़ के निकल आता है वो और फिर से एक बार कोशिश करता है अलीसा को अपने साथ ले जाने की। लेकिन इस बार अलीसा बहुत डेस्परेट हो चुकी थी, तो वो एक झटके में उसे हटा देती है। लेकिन अल्टीमेटली उसे छोड़कर जा नहीं पाती, क्योंकि उसके धक्के से जोसेफ एक वुडन बोट पर गिर गया था जिस पर शार्प नेल्स लगे हुए थे। सीवियरली वुंडेड हुआ था वो और बार बार अलीसा को माँ बुलाकर रिक्वेस्ट कर रहा था उसके साथ रहने के लिए। अब ऐसे में अलीसा उसे छोड़कर कैसे जा सकती थी? तो वो वहीं बैठ जाती है और माया आकर उसे इन्फॉर्म करती है कि उसने एक नेबर के घर से पुलिस को कॉल कर दिया है, वो लोग कभी भी आ सकते हैं। लकीली उन्हें आने में ज्यादा देर नहीं लगती, साथ में पैरामेडिक्स भी आते हैं, तो जल्दी में जोसेफ को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। अलीसा उस पर कोई चार्जेस नहीं लगाती, उल्टा उस पर तो दया आ रहा था उसे। बेचारा कितना कुछ सहना पड़ा होगा उसे, ऊपर से उसे जेल भेजकर किसका कौन सा भला होगा। इससे बेहतर तो ये है ना कि उसे ट्रीटमेंट मिले, प्रॉपर केयर मिले, मे बी इससे वो ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट अलीसा को तो यही लग रहा था। उसका अपना परिवार सेफ था, सिक्योर था, उधर क्रिस भी आ चुका था, जिसे फाइनली अपने गलती का एहसास भी हो चुका था। साथ में माया को भी उसे रियलाइज हो चुका था अलीसा उसे दिल से अपनी बेटी मानती है, तो वो और उससे खफा नहीं रहती। फाइनली अलीसा सभी को अपने प्रेगनेंसी के बारे में भी बताती है और इससे खुशखबरी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म इटसेल्फ मुझे काफी पसंद आई, तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इससे जुड़े कुछ रियल फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, ये फिल्म असल में डैनियल जे लाप्लांटे नाम के बंदे के एक केस पर बेस्ड है। इस केस की शुरुआत हुई थी 1980 में डैनियल के एक अजीब आदत के साथ। वो लोगों के घर में छुपकर रहने लगा था। ऐसे ही एक दिन उसने एक टीना बोवन नाम के लड़की के घर में घुस गया और उसके दीवार के पीछे छुपकर रहने लगा। तब डैनियल की उम्र सिर्फ 17 साल थी। पहले तो ये सब उसके लिए बस एक मजाक था, वो बस चुपचाप उन्हें देखता रहता था। लेकिन धीरे धीरे वो उन्हें डराने लगा, दीवार के अंदर से तरह तरह की आवाजें करके उन्हें परेशान करने लगा। तब घर में टीना अपने बहन के साथ रहती थी। उसके माँ की डेथ हो चुकी थी और पापा ऑलमोस्ट पूरा दिन ही ऑफिस में बिताते थे। ऐसे में सारी परेशानी अकेले उन्हें ही भुगतना पड़ता था। इनफैक्ट उन्हें तो लगने लगा था ये सब उनके मरी हुई माँ की स्पिरिट कर रही है। टीना ने कई बार अपने पापा से कहा भी, लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन फाइनली एक दिन जब वो घर लौटे, उन्हें इसका सबूत मिल गया, क्योंकि उनके आंखों के सामने ही डैनियल खड़ा था, हाथ में चाकू लिए।
उनके पत्नी के कपड़े और बिजार मेकअप ने। उस दिन उस पूरे परिवार को हॉस्टेज बना लिया था डैनियल ने। वो तो बहुत मुश्किल से पुलिस के आने से उनकी जान बची थी। ऑफ कोर्स उस केस में अरेस्टेड भी हुआ था डैनियल, लेकिन इससे उसकी आदत नहीं बदली। फिर से 1987 में जब उसे बेल मिला, उसने फिर से एक प्रिसिला नाम के लेडी के घर में घुसकर उनके और उनके 2 बच्चों को मार डाला, वो भी बहुत ही ब्रूटली। प्रिसिला तब प्रेग्नेंट थी। उस हालत में भी डैनियल ने उसका रेप किया, फिर मल्टीपल टाइम शूट करके उसे मार डाला और उनके दोनों बच्चों को पानी में डुबाकर मारा। बाद में जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी तब उन्हें पता चला डैनियल मेंटली स्टेबल नहीं है। बचपन से ही कई बार कई लोगों से अब्यूज्ड होना पड़ा था उसे। इवन उसके फादर और स्टेप फादर दोनों ने ही सेक्सुअली मोलेस्ट किया था उसे। तो मे बी इसी सब की वजह से वो ऐसा बन गया, गॉड नोस। वैसे उसके अंदर कभी भी अपने किसी क्राइम को लेकर कोई गिल्टी फीलिंग्स नहीं था। ये सब तो उसके लिए एक टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट था। फिलहाल तो अभी वो जेल में है और शायद बाद में भी रहेगा, क्योंकि ऐसे इंसान माफी के लायक नहीं होते। इन्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए, है ना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।